हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको कराऊंगी वो है सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस और जो मैं आपके लेकर आई हूँ एमसीक्यूज। ठीक है, ताकि आप वो क्वेश्चंस कर सको और ये क्वेश्चंस जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप पेपर को आसानी से क्रैक कर सकोगे। ठीक है, तो जो मेरे क्वेश्चंस हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज कुछ सीडीपी के। ठीक है ना, सीडीपी के कुछ एमसीक्यूज और करते हैं ताकि आपके लिए ये पेपर में बहुत बेनिफिशियल हो। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस मीन्स, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन में मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। मेंटल प्रोसेस का मीनिंग क्या बता रहे हो आप? वो कहते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन में आपने बताना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, मेंटल प्रोसेस को लेकर है, आपने ये मेंटल प्रोसेस बताना है। तो इसका तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, आंसर से पहले आपने क्वेश्चन को रिजेक्शन मेथड से करना है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या ओनली एनिमल बिहेवियर है? नहीं। क्या मेंटल प्रोसेस केवल एनिमल बिहेवियर होता है? नहीं। ओवर्ट एक्शंस एंड रिएक्शंस होती हैं? नहीं, ये भी नहीं होती। आउटवर्ड बिहेवियर है, ये बाहर का बिहेवियर दिखाना है? ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनल कॉवर्ट प्रोसेस है ये। इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी द मेंटल प्रोसेस मींस इंटरनल और कॉवर्ट प्रोसेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइकोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाई आइडेंटिकल ट्विन्स हैव डिफरेंट पर्सनालिटी। दिस साइकोलॉजिस्ट इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द गोल ऑफ। वो बात करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है वो इज इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग आउट, निकालने में कि क्यों आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है ना, तो दिस साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट है, इज मोस्ट इंटरेस्टेड है ये बहुत ज्यादा इन द गोल ऑफ द किसमें, एक्सप्लेनेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक्सप्लेनेशन, की वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। तो ए भी नहीं है इसका, ठीक है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड थर्ड है, psychologists who give the potential employees test that determine what kind of job those employees might best fit or the interested in the goal of। अब वही बात आती है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला who give the potential employees, that टेस्ट डिटरमिन करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं माइट बेस्ट रहते हैं, फिट आर द इंटरेस्टेड इन द गोल ऑफ में। क्या ये डिस्क्रिप्शन है? नहीं, ये डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन है? ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। प्रिडिक्शन कंट्रोल है? कंट्रोल भी नहीं है। क्या है? प्रिडिक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है? प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है, विच अर्ली थ्योरिस्ट डेवलप हिज पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी बाय इट्स बेसिंग इट ऑफ डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्राइन। तो ये किसने दिया था? विलियम वुडेंट ने, विलियम जेम्स ने, जॉन वाटसन ने या सिगमंड फ्रायड ने? सिगमंड फ्रायड ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी। जॉन वाटसन ने सिर्फ बिहेवियरिज्म को लेकर बात करी है। विलियम जेम्स ने भी किसको लेकर बात करी है? तो जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स ने भी किसको लेकर बात करी? विलियम वुडंट। विलियम वुडंट है क्या इसका आंसर? विलियम वुडंट। जॉन वाटसन भी नहीं है। ठीक है ना, तो जो बात हुई है वो बात किसने करी है? विलियम वुडंट ने बात करी। उन्होंने बोला, उन्होंने ही ये बताया कि हाँ, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, डार्विन की जो थ्योरी है, वो कहते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी है विच अर्ली which early the theories developed by the perspective on psychology। तो ये किसने दी है? ये विलियम वुडंट की भी नहीं है। तो ये किसने दी है? ये विलियम जेम्स ने दी है। ये किसने दी है? विलियम जेम्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स इज अ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ। तो जो होल है वो इज ग्रेटर देन, ज्यादा है। ठीक है ना, ये पर्सपेक्टिव होल टू पार्ट थ्योरी किसने दी है? गेस्टाल्ट ने दी है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? डी, गेस्टॉल्ट। यहीं से आपको पता लगना चाहिए जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? होल टू पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है डैश वर द फोकस ऑफ द वॉटसन बिहेवियर, जो वॉटसन के बिहेवियर पर फोकस करते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस, गेस्टॉल्ट परसेप्शन, द अनकॉन्शियस माइंड या ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर क्या है? द ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ये। नेक्स्ट आता है हु इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद द टेक्निक ऑफ इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन की टेक्निक से ज्यादा एसोसिएटेड कौन है? वुडंट, जेम्स, वॉटसन या वर्दिमर? कौन है? वो वुडंट है। आपको पता होना चाहिए, वुडंट ने ही दिया था इंट्रोसेप्शन मेथड। ये पूछ लेते हैं इंट्रोसेप्शन मेथड, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ए। हु वाज डिनाइड, जिसने डिनाइन कर दिया पीएचडी डिस्पाइट कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर अर्निंग द डिग्री? मैरी बिटक्लॉक कैल्सिन ने, मैरी कॉवर जॉन्स ने, मार्गरेट वॉशबर्न ने या एलनोर गिब्सन ने? तो एलनोर गिब्सन की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मार्गरेट वॉशबर्न ने भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं दिया। मैरी कॉवर जॉन्स ने भी नहीं दिया। तो किसने दिया है? मैरी बिटसन कॉलकिंस ने, ठीक है ना? तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ए। नेक्स्ट है विच पर्सपेक्टिव फोकस ऑन फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर? किसने बताया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर किसने बात करी है? साइको एनालिसिस ने बात करी है? नहीं। बिहेवियरिज्म ने भी नहीं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने भी करी है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने करी? नहीं। बात किसने करी? ह्यूमैनिज्म ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डी। सी भी गलत है, बी भी गलत है एंड ए भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, तो डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। जीना सफर्स फ्रॉम अ नर्वस टिक ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स repeatedly and being unable to resist washing them again. Which perspective would explain Gina's hand washing behavior as a result of repressed conflicts? तो ये किस चीज के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करती है? साइकोडायनेमिक्स। साइकोडायनेमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है ना उसका भी। तो जीना हैंड वॉशिंग बिहेवियर एज ए रिप्रिस्ट क्या होता है? साइकोडायनेमिक होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, बिहेवियर है या फिर बायो साइकोलॉजी है? तो ये क्या है? उसका बिहेवियर है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। विच परस्पेक्टिव लुक्स एट परसेप्शन की तरफ हम देखते हैं, लर्निंग की तरफ देखते हैं, मेमोरी की तरफ देखते हैं? तो वो क्या होता है? हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो हम परसेप्शन लर्निंग कर रहे हैं, मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी तो है साइको एनालिसिस बिहेवियर एंड इवेल्युएशनरी परस्पेक्टिव तो वो नहीं है। नेक्स्ट है विच परस्पेक्टिव एज्यूम दैट, जो एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर may have developed in certain direction because it served as useful function in the preserving the species. तो स्पीसीज में क्या आता है? साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इवेल्युएशनरी पर्सपेक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इवेल्युएशनरी पर्सपेक्टिव है। साइको एनालिसिस भी नहीं है, बिहेवियर भी नहीं है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी नहीं है। Next है which of the following professionals in psychology has the broadest area are of interest and functions? आपने बताना है which of the following professionals जो नीचे दिए गए हैं इन साइकोलॉजी के अंदर has the broadest area है वो, ठीक है, आर ऑफ इंटरेस्ट एंड फंक्शंस का। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइकोलॉजिस्ट। सारे बात किसके बारे में करते हैं? साइकोलॉजिस्ट ही तो होते हैं वो जो इन सब के बारे में बात करते हैं। साइकाइट्रिस्ट थोड़ी ना होते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी नहीं होते, साइको एनालिस्ट भी नहीं होते,
साइकाइट्रिस्ट सोशल वर्कर भी नहीं होते, तो राइट आंसर है डी। A person who has suffered a major stroke and is now experiencing would best be advised to see a क्या है, साइकाइट्रिस्ट, साइकोएनालिटिस्ट, साइकाइट्रिस्ट सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट। जो है वो क्या है, 14 का क्या आंसर है, ए, साइकाइट्रिस्ट हु हैज अ मेजर स्ट्रोक एंड इज नाउ एक्सपीरियंस वुड बी बेस्ट एडवाइस टू सी अ, देखिए आती है साइकाइट्रिस्ट देते हैं बेस्ट एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटीज इन साइकोलॉजी प्रोवाइड्स, डायग्नोस प्रोवाइड करते हैं एंड ट्रीटमेंट फॉर लेस सीरियस मेंटल प्रोसेस के लिए, सच एज द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या आ जाता है, जो डिसऑर्डर होता है उनको वो किससे होता है, डायग्नोस करते हैं एंड ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, फॉर लेस सीरियस मेंटल प्रॉब्लम में, डेवलपिंग पर्सनैलिटी या एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजी प्रोवाइड्स करते हैं ना, तो काउंसलिंग भी हो सकती, काउंसलिंग प्रोवाइड्स करा उन्होंने साइकोलॉजी में, ठीक है, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट फॉर लेस सीरियस मेंटल, तो इसमें क्या आ जाएगा सही आंसर, काउंसलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटीज क्या है इन द साइकोलॉजी के अंदर, जो प्रोवाइड करती है, डायग्नोस करती है, प्रोवाइड डायग्नोस करती हैं एंड ट्रीटमेंट भी करती हैं, ठीक है, ऑफ लेस सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स को, सच एज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाती है आपकी, काउंसलिंग। एक्सपेरिमेंटल, इसका राइट आंसर है डी, एक्सपेरिमेंटल है वो। इसका राइट आंसर सॉरी क्या है, बी है, बी, बी इज द राइट आंसर, डी नहीं है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द साइंटिफिक मेथड फॉर्मिंग ऑन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है गेस को, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। जब आप परिकल्पना बनाते हो, परिकल्पनाएं बनाते हो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, ठीक है ना। तो कहते हैं ड्राइंग द कंक्लूजन, क्वेश्चन एंड रिजल्ट नहीं है, ये सारे गलत हैं, एक यही सही है कि साइंटिफिक मेथड में आप हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। In a laboratory observation, the main advantage of this method is क्या है, the degree of control it allows the observer, the degree of participation it allows the observer effect, the opportunity for representative sampling। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि लैब जब आप कोई भी चीज लैब के अंदर करते हो तो सारी चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में होती हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का ए, द डिग्री ऑफ द कंट्रोल इट अलाउ द ऑब्जर्वर। Harlan wanted to write realistically about street going gangs, so he pretended to be a teenager and joined a real gang. This is most similar the method of, ये मेथड किसके सिमिलर है, ठीक है ना। तो मेथड किसके सिमिलर है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के, किसके सिमिलर है ये, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो, रियलिस्टिक अबाउट द स्ट्रीट गैंग्स में, सो ही प्रिटेंड, ऐसा प्रिटेंड करता है कि टू बी टीनेजर है एंड ज्वाइंड रियल गैंग, से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज द मोस्ट सिमिलर टू द किसके है ये, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के। The main advantage of a case study is क्या है, the ease of generalizing the result to others, being able to determine the cause and effect, the amount of detail it provides about an individual, the large number of people that can be studied at a one time। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, सी। तो सी इज द राइट आंसर, द अमाउंट ऑफ डिटेल इट प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बारे में केस स्टडी होती है ना, एक एक पर्सन को लेकर आप केस स्टडी करते हो, जैसे आपको बीएड में बताया गया था, आप बीएड में स्कूल में जाते हो तो बच्चे को लेते हो, केस स्टडी करते हो, तो उसका पूरा परफॉर्मा आप तैयार करते हो, तो ये वही चीज है अमाउंट ऑफ डिटेल। द एंटायर ग्रुप ऑफ रिसर्चर, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, जो पर्सन रिसर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, रिसर्चर, ठीक है ना। और रिसर्चर जब वो पूरी पॉपुलेशन पर, पूरे एंटायर ग्रुप का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन पर वो रिसर्च करता है, ठीक है ना। ये होल पॉपुलेशन है, इसमें से जब वो कुछ पर्सन चुन लेता है उसको हम बोलते हैं सैंपल, ठीक है ना। तो उसने बात किसकी करी, एंटायर ग्रुप की। तो एंटायर ग्रुप का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप सो जो मैंने आज आपको एमसीक्यूज कराए आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे कराए हुए एमसीक्यू समझ में आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे लिख कर बताएं, मुझे कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगे। ठीक है ना, ताकि मैं आपके लिए और सारे बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आ सकूं। ओके, थैंक यू।